आज के इस चर्चा में हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल पैराडॉक्स जो सच में बहुत दिलचस्प है। एक बड़ा सवाल जो बार बार सामने आता है कि आखिर ईरान को बाकी प्रमाणित परमाणु देशों के मुकाबले इतनी ज्यादा और इतनी कड़ी चेकिंग का सामना क्यों करना पड़ता है। चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। इस विरोधाभास को समझने के लिए बस एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया है, सब जानते हैं कि इन्होंने खुलेआम हथियारों की टेस्टिंग की है, धमकियां दी हैं और इनके पास लगभग 60 वॉरहेड्स का पूरा जखीरा भी है। और दूसरी तरफ ईरान है। इनके पास फिलहाल 0 परमाणु हथियार हैं। फिर भी दुनिया के सबसे सख्त प्रतिबंध और सबसे गहरी जांच ईरान के ही प्रोग्राम पर हैं। आखिर ऐसा क्यों? बिना हथियार वाले देश पर इतनी सख्ती और जिसके पास बॉम्ब्स हैं उस पर अपेक्षाकृत कम जांच, ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना। अगर हम पूरी तस्वीर को थोड़ा ब्रॉड एंगल से देखें तो दुनिया भर में कुल मिलाकर लगभग 13,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से 90% से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ 2 ही देशों के पास है, रूस और अमेरिका। बाकी का जो छोटा सा हिस्सा बचता है वो चीन, फ्रांस, यूके, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के बीच बटा हुआ है। इतने बड़े हथियारों के भंडार दूसरे देशों के पास मौजूद हैं, लेकिन ग्लोबल टेंशन का सबसे बड़ा सेंटर ईरान का प्रोग्राम ही बना हुआ है। तो इस बात की तह तक जाने के लिए सबसे पहले देखते हैं ईरान की वर्तमान संवर्धन क्षमताओं यानी एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज को। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी किचन में सारी सब्जियां और मसाले पहले से कट छिलकर तैयार रखे हैं। ईरान की हालत अभी कुछ ऐसी ही है। इनके पास जरूरी साइंटिफिक एक्सपर्टीज हैं और संवर्धित यूरेनियम का अच्छा खासा भंडार भी, यानी इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल रेडी हैं। अब बस आखिरी डिश पकानी है, यानी बम बनाना है। और ये आखिरी कदम अब कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक रहस्य नहीं रह गया है, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा स्टेप बन चुका है। सबसे बड़ा और चिंताजनक पॉइंट ये 60% का आंकड़ा है। असल में ईरान के पास इस वक्त लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम का भंडार है, जिसे 60% तक संवर्धित किया गया है। अब इस आंकड़े का मतलब क्या है? देखिए, किसी भी नॉर्मल सिविलियन पावर प्लांट को चलाने के लिए यूरेनियम को सिर्फ 20% तक एनरिच करने की जरूरत होती है। तो जाहिर है 60% का ये लेवल शांतिपूर्ण जरूरतों से कहीं ज्यादा आगे है, और यही बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को परेशान करती है। लेकिन खतरे की असली घंटी बजती है 90% पर आकर। ये वो थ्रेशोल्ड है जहां यूरेनियम एक हथियार बनाने के लायक हो जाता है, जिसे वेपनाइज्ड यूरेनियम कहते हैं। अमेरिका और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज का बिल्कुल क्लियर असेसमेंट है कि ईरान के पास 60% वाले यूरेनियम का जितना स्टॉक जमा हो चुका है, उसे देखते हुए 90% की आखिरी शुद्धता तक पहुंचना उनके लिए अब बहुत आसान और बेहद तेज हो गया है। बात अब महीनों की नहीं, बल्कि हफ्तों या शायद दिनों की रह गई है। अगर हम हिस्ट्री में झांकें तो 2015 की JCPOA डील ने एक बैलेंस बनाया था, प्रोग्राम को रोको और प्रतिबंधों से छूट पाओ। लेकिन 2018 में जब अमेरिका इस डील से पीछे हट गया तो वो ढाल टूट गई। नतीजा क्या हुआ? ईरान ने अपने एनरिचमेंट प्रोग्राम की स्पीड अचानक से बढ़ा दी, और अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2026 तक आते आते इसकी रफ्तार और भी ज्यादा तेज हो जाएगी। खैर, ये सब कोई खुले मैदान में नहीं हो रहा। ये सारा काम जमीन के काफी नीचे भारी किलेबंद साइट्स पर चल रहा है। नतांज और फोर्डो जैसी जगहें पहाड़ों के इतने नीचे और इतने कंक्रीट के बीच दबी है कि उन्हें नष्ट करना किसी के लिए भी आसान नहीं। यही वजह है कि ये फैसिलिटीज हमेशा इजरायली एयर स्ट्राइक्स के रडार पर रहती हैं, लेकिन इन्हें टारगेट करना प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट के डोमिनो इफेक्ट की और समझते हैं कि कैसे ये ग्लोबल इशू एक लोकल दहशत में बदल जाता है। असली डर इस एक बॉम्ब का नहीं है, असली डर है इसके बाद शुरू होने वाली चेन रिएक्शन का। सोचिए, अगर ईरान बम बना लेता है तो क्या होगा? पूरा मिडिल ईस्ट एक डोमिनो इफेक्ट की चपेट में आ जाएगा। अपनी सिक्योरिटी के लिए सऊदी अरब तुरंत अपना प्रोग्राम शुरू करेगा। उसे देखकर तुर्की आगे आएगा, और फिर मिस्र भी इस हथियारों की अंधी दौड़ का हिस्सा बन जाएगा। जो पावर बैलेंस आज अमेरिका और इजराइल के फेवर में है, वो रातों रात पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही क्रिटिकल हकीकत सामने आती है। मिडिल ईस्ट की इंटरनल डायनामिक्स को देखें तो सऊदी अरब और बाकी सुन्नी देशों के लिए एक शक्तिशाली शिया नेतृत्व वाला ईरान असल में इजराइल से भी कहीं बड़ा और इमीडिएट खतरा है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये इन देशों के लिए सर्वाइवल का सवाल है। वो किसी भी कीमत पर ईरान को इस रीजन का अकेला न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहते। तो इस रीजनल टेंशन के बाद अब देखते हैं महाशक्तियों और उनके न्यूक्लियर प्रॉक्सीज का क्या रोल रहा है।
ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि जहां नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने अपने हथियारों के भंडार बनाए, तो उनके पीछे महाशक्तियों का सपोर्ट और इल्लीगल टेक ट्रेड शामिल था। नॉर्थ कोरिया को सोवियत संघ और चीन का बैकअप मिला और पाकिस्तान को चीन और नॉर्थ कोरिया का। लेकिन ईरान की पोजीशन एकदम आइसोलेटेड यानी अलग थलग है। बिना किसी डायरेक्ट महाशक्ति के सपोर्ट के भारी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। आखिर में आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो इस पूरी वेस्टर्न थिंकिंग को ड्राइव कर रहा है, द इस्लामिक बॉम्ब की अवधारणा। ये इस्लामिक बम टर्म वेस्टर्न मीडिया और इंटेलिजेंस सर्कल्स में बहुत डीपली रूटेड है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी एंग्जाइटी, एक ऐसा डर कि अगर किसी भी मुस्लिम बहुल देश, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब या पाकिस्तान, के हाथ परमाणु ताकत लग जाती है, तो वो इजराइल और पश्चिमी देशों के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यही वो बड़ा वैचारिक लेंस है जिसके आगे ईरान के प्रोग्राम की इतनी माइक्रोस्कोपिक जांच हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये डर कोई आज का नहीं है। 1980 के दशक में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी बिल्कुल इसी नज़रिए से देखा गया था। उस वक्त की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसी डर की वजह से पाकिस्तानी साइंटिस्ट्स और कहूटा फैसिलिटी को खुफिया ऑपरेशंस के जरिए टारगेट किया गया था। जो अप्रोच उस वक्त थी, लगभग वही पैटर्न आज ईरान के केस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? जियोपॉलिटिकल डबल स्टैंडर्ड्स को अगर थोड़ी देर के लिए किनारे भी रख दें, तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये लगातार प्रेशर, सख्त चेकिंग और मिलिट्री स्ट्राइक्स की धमकियां मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर रेस से बचा पाएंगी? या फिर क्या यही आक्रामकता आखिरकार एक विनाशकारी मिडिल ईस्टर्न न्यूक्लियर एज को जन्म दे देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। आज की इस डीपली इन्फॉर्मेटिव चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। आशा है कि इस विश्लेषण से कई चीज़ें क्लियर हुई होंगी।